जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन स्टार्ट किए हैं, पिछला सामान्य अध्ययन जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, तो वहाँ आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। हालांकि उसमें 2-4 क्वेश्चन कुछ गलत टाइप हो गए थे जिसकी वजह से, लेकिन ये जो है ये जो सेगमेंट है इसको पूरी तरीके से जांच परख के और अच्छे तरीके से, जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कुछ प्रश्नों को लिया गया है यहाँ से सामान्य अध्ययन के। इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टैटिक प्रश्न नहीं है, सारे करंट का इसमें नहीं है। करंट का अलग से हम आपके लिए 3 महीने का अपडेट करंट का भी लेकर आएंगे, जो कि आपके परीक्षा आपके एग्जाम के पैटर्न में है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अधिक से अधिक अपना सपोर्ट करें, कमेंट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो होगा सामान्य अध्ययन पार्ट 2 होगा। सबसे पहले इस सेगमेंट में हम लोग देखते हैं कुछ भौगोलिक उपनाम देखते हैं, जो कि भारत और विश्व में कुछ भौगोलिक उपनाम हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं और यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। ये मिक्स है, केवल यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लेकिन इस तरह के स्टैटिकल प्रश्न जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेगमेंट। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, जरा सा मैं ये कर लेता हूँ। हाँ, सबसे पहला प्रश्न है, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो ये स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? व्हाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, ये इसको कहता है, थाईलैंड को कहा जाता है। राइजिंग सन, कंट्री ऑफ राइजिंग सन, यानी कि उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? ये जापान को कहते हैं। हजार झीलों की भूमि किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। नील का उपहार या वरदान किसको कहते हैं? नील का उपहार या वरदान, नील एक नदी है, तो इसका उपहार या वरदान किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। डूबते सूरज का देश किसको कहते हैं? तो ब्रिटेन को कहते हैं। डूबते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। धान का कटोरा, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है धान का कटोरा जो है, तो ये किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं? क्यूबा को बोलते हैं। चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं। भारत का पेरिस किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। ये सभी स्टैटिकल प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे प्रश्नों को पिंक सिटी या गुलाबी शहर किसको बोलेंगे? जयपुर को बोलते हैं। गुलाबों का शहर, देखिए गुलाबी शहर और गुलाबों का शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। और गुलाबी शहर कौन सा है? जयपुर है। तो इस तरह के प्रश्नों पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अब आइए कुछ और चीज़ों को देखते हैं इसमें। भारत का पीठस्वर्ग कौन सा है? भारत का पीठस्वर्ग है जमशेदपुर। यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं? तुर्की को बोलते हैं। इसमें विश्व के और भारत के कुछ भौगोलिक उपनाम हैं, इनको लिया गया है। आगे और भी चीजें इस सेगमेंट में है। सांपों का देश किसको बोलते हैं? बोलते हैं ब्राजील को। और पुरो का वेनिस कोचीन को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर इसको बोलते हैं किसको? बेंगलुरु को बोलते हैं। पिरामिडों का देश किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं पिरामिडों का देश। अंडों की टोकरी किसको बोलेंगे? आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। सोया प्रदेश बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं? बेल्जियम को बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया, ये किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट अलग अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया इसको बोल सकते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं, भारत का मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं? केरल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा। भारत का मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको बोले हैं? सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है। इस्पात नगरी किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को बोलते हैं। और लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। आइए कुछ चीजों को और देखते हैं। भूमध्य सागर का द्वार किसको बोलते हैं? जिब्राल्टर को बोलते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको बोलते हैं? म्यांमार को बोलते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से कौन फेमस है? पुणे फेमस है। फलों का डलिया किसको बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं। भारत का बागीचा किसको बोले? बेंगलुरु को बोलते हैं। ब्लू माउंटेन जो कि भारत में, इसको क्या बोलेंगे? फोंगपीई चोटी के नाम से इसको जानते हैं। ब्लू माउंटेन हिमालय का ही एक भाग है ये। फोंगपीई चोटी के नाम से इसको जानते हैं। पवित्र भूमि किसको बोलते हैं? जेरूसलम को बोलते हैं। मोतियों
मोतियों का द्वीप किसको बोलते हैं? बहरीन को बोलते हैं। मरकत एमरोल्ड द्वीप ये कहाँ पे है? आयरलैंड में है। आंसुओं का द्वार, आंसुओं का द्वार किसको बोलते हैं? बाब एल मंडब, बाब एल मंडब। आप अपने कमेंट भी देते रहिएगा, आपको इस तरह का सेगमेंट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। और यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, तो इसको बहुत इजी मत लीजिएगा। और बाकी आपको करंट का जो पोर्शन है वो भी है, 3 महीने का जो करंट होगा आपके एग्जाम से पहले 3 महीने का जो भी करंट होगा उसको देंगे, क्योंकि करंट का अपडेट होता रहता है। और मेनली परीक्षाओं में देखा गया है कि एग्जाम से 3 महीने पहले का ही करंट लिया जाता है। तो लास्ट मंथ में जब एग्जाम का जब घोषणा हो जाएगा उसके बाद से हम आपको करंट का भी 3 महीने का करंट जो है उसका अपडेट कराएंगे। पूर्व का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? ओसाका को बोला जाता है। प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। एशिया का मरीज, एशिया का मरीज चीन को बोला जाता है। अंध महादेश, अंध महादेश किसको बोलते हैं? अफ्रीका। एड्रियाटिक की रानी वेनिस कहाँ पे है? यह इटली में है। हजार हाथियों का भूमि, हजार हाथियों का भूमि कहाँ पे है? यह लाओस में है। अब चलिए, विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, इस तरह का कुछ डेटा है, इसको देखिएगा। ये डेटा में कुछ अभी करंट में अपडेट हुआ है, तो जो अपडेट हुआ है उसको अपडेट कर दिया गया है, बिल्कुल ये करंट अपडेट है, इसको देखिएगा। लंबी नदी, सबसे लंबी नदी विश्व में कौन सी है? नील नदी है। यह कहाँ पड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और यह विश्व में, और अफ्रीका जो है महाद्वीप के अंदर पड़ती है। विश्व में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व में सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। सबसे लंबी नहीं, देखिएगा लंबी और चौड़ी में अंतर है। सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? यह अमेजन नदी है, जो कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। छोटी नदी, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है, डी नदी के नाम से मशहूर है। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है मेडिरा है, और यह अमेजन की सहायक नदी है। अगला है, विश्व का सबसे लंबा तटरेखा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा तटरेखा कनाडा का है। सबसे लंबा तटरेखा कौन सा है? कनाडा का है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है, जो कि जर्मनी में पड़ती है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, जो कि रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, जो कि साइबेरिया रूस में है। और विश्व की सबसे बड़े मीठे और ताजे जल की झील कौन सी है? सुपीरियल झील है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, जो कि रूस में है। विश्व में देख लीजिएगा, विश्व में सबसे मीठे और ताजे जल की झील कौन सी है? तो ये सुपीरियल झील है। और सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, जो कि रूस में है। झील के अंदर झील ये कहाँ पे है? तो ये मैनिटू में है, जो कि कनाडा के अंदर स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टीटीकाका। टीटीकाका जो है विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु और झील कौन सा है? मृत सागर है। यह जो है पृथ्वी के सबसे निचला जो बिंदु है या सबसे निचला जो झील है, इसको क्या बोलते हैं? मृत सागर के नाम से इसको जानते हैं। महासागर में सबसे निचला बिंदु कौन सा है? तो यह है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है यह महासागर के सबसे निचला बिंदु होता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है विश्व में? तो यह है एशिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। देखिए ये महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यह आर्कटिक महासागर है। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। और विश्व का सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? तो हडसन उपसागर है। सबसे बड़ा बंदरगाह, विश्व में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह न्यूयॉर्क में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यूरोस है। यूरोप महाद्वीप में है, जो कि रूस है, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में। वहीं सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो यह वेटिकन सिटी है, जो कि सबसे छोटा देश है विश्व का। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन सा है? चीन है, जो कि एशिया में है। चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि में। और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है? वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों ही परिस्थितियों में।
और सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह ग्रीनलैंड है। और कहाँ पे है? यह आर्कटिक महासागर में है। वहीं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है और असम में पड़ता है। यह असम में पड़ता है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंदा है, जो कि ब्रह्मपुत्र असम में पड़ता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, जो कि भारत में पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोंगुस्की है, जो तजाकिस्तान में है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। और विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। और विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला कहाँ? सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है और सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है, जो कि एशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ग्वायरा है, जो कि एल्टो पराना नदी में स्थित है। और विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? खोन जलप्रपात है, जो कि लाओस में है। खोन इसका नाम है, खोन, KHON, खोन इसका नाम है। सबसे चौड़ा जलप्रपात है विश्व का। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह एंजिल है, जो कि वेनेजुएला में है। एंजिल वेनेजुएला में है। और आगे चलिए देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा जलद मरुमध्य कौन सा है? ततास्करी है, जिसका नाम है। और विश्व का सबसे चौड़ा जलद मरुमध्य कौन सा है? तो यह डेविस है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है? सहारा है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी है, जो कि मंगोलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा और लंबा नहर कौन सा है? सुएज नहर है। इसको देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है ये। और विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? तो यह कील नहर है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? सीकन रेल सुरंग है, जो कि जापान में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है? तो सेंट गोथाई है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह खालिद, जो कि रियाद में है, सऊदी अरब में है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार तिब्बत में है। देखिए, जो स्टैटिक चीज़ें हैं ये चेंज होती रहती हैं। जैसे पिछला बार हम लोगों ने देखा कि जो इंडियन रेलवे के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो भारत का सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म कौन था? तो पहले गोरखपुर था, लेकिन अभी वो डेटा बदल गया। इसी तरह का जो चीज़ें होती हैं, जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं, इसका डेटा बदलता रहता है और इसको समय के साथ साथ इसको अपडेट करना पड़ता है। तो इसमें जो भी दिया गया सारा अपडेटेड है, इसको एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। विश्व का सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में है। और विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। अगला है, कुछ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में देखते हैं, प्रतीक और चिन्ह क्या करते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको देखिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है, यानी कि 3:2 है। इसका जो है लंबाई और चौड़ाई है। तिरंगे के बीच में एक चक्र है, जिसका रंग नीला है और जिसमें 24 तिल्लियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता, उसके डिजाइनकर्ता कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी, थोड़ा सा इस प्रश्न में कंफ्यूजन है, इस प्रश्न को हम बाद में देखेंगे। अगला है, भारत का झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद ने की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। शक संवत जो है, जो पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अगला है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फागुन होता है, यानी कि चैत्र से फागुन तक जो है यह राष्ट्रीय कैलेंडर का जो है माह होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से अंकित है। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, जो सारनाथ में है, जो हम लोग का जो नेशनल एम्बल्स है, उसको जो अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते, यह मुंडको निपसद से लिया गया है। और राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं, जो कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। अभी
जो सारनाथ स्थित जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कुछ आधारभूत बदलाव भी किए गए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में इसको स्वीकार किया। इसको देखिएगा, ये सभी सेगमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें जो है इसको गाया गया था, उस समय जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त थे। अगला है राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद इसका किया गया। अब आइए राष्ट्रगान को के संबंध में देख लेते हैं कुछ। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं और बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से हुआ था और राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है रहीमतुल्ला सयानी थे। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर थे। राष्ट्रीय गीत के प्रथम जो गाने वाले जो है, प्रथम जो उसको अपना लय दिए थे वो कौन थे? ओंकारनाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। अगला है राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया और राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगीत है और वो राष्ट्रगान है। अगला देखिए, संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। देखिए ये भी आपके लिए प्रश्न एक हो सकता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन, ये इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। अगला है राष्ट्रीय पशु कौन सा है भारत का? बाघ है। पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायास है और मेनिगीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। तो ये कुछ प्रश्न थे। अब आइए कुछ बजट और बैट से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। 2-3 स्लाइड है, इसको देख लेते हैं। बजट और बैट के बारे में देखते हैं। देखिए बजट शब्द जो है फ्रेंच शब्द बजट टी से बना है। इसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। सबसे पहले 1803 ईस्वी में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस के में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था और बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है और बजट क्या है? समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में जो है बजट किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। बजट लोकसभा में पेश की जाती है। प्रति साल जो है लोकसभा में जो बजट पेश की जाती है और सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करते हैं, जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। अगला प्रश्न है कि यह जो एनडीए की सरकार बनी है 2024 में, इसमें आपको बताना है कि वित्त मंत्री कौन है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। देखिए अभी जो मंत्रिमंडल नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इससे रिलेटेड प्रश्न भी जब स्टैटिक में हम लोग आएंगे तो इसको बनाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा उसको हेल्डअप इसलिए किया गया है कि एग्जाम के आते आते कुछ चीज़ें और अपडेट हो जाएंगी और सामान्यतः 3 महीने का जो है अपडेट पूछा जाता है। तो हम 3 से 4 महीने का अपडेट आपके लिए बनाएंगे, जो कि जहाँ से आपका करंट का प्रश्न जो है जो भी होगा कवर होगा। अच्छा, भारत का जो वित्तीय वर्ष है यह 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अप्रैल टू मार्च होता है। जो भारत का जो वित्तीय सत्र होता है यह अप्रैल टू मार्च होता है और वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किस समिति के संस्तुति पे किया गया था? यह एकवर्ष समिति थी और यह 1924-25 में इसको किया गया था। वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। ये करंट का है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न 2017 में जो है जो भाजपा सरकार है इसके द्वारा रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। अगला है स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के
खनमुख हम चेट्टी के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न, ये थोड़ा सा नाम क्लियर नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम कमेंट में आपको ये नाम बता देंगे। और ये चीज़ जो है हमें याद भी नहीं है, इसलिए ये चीज़ जो है, चलिए इस प्रश्न को हम स्किप करते हैं, अगले बार अगले प्रश्न में इस पर हम चर्चा करेंगे। अगला है, जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। जॉन मथाई जो कि रेल मंत्री भी थे पहले जो है भारतीय रेल के, तो इनके द्वारा जो है पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ है। और भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई, जो कि 10 बार जो है इन्होंने बजट पेश किया है, इनका एक रिकॉर्ड है। अगला है, भारत सरकार के बजट में आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहा जाता है? यह बजटीय घाटा कहलाता है। जो भारत सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, तो उस आंकड़े में जो कुल व्यय होता है और जो कुल प्राप्ति होती है, उसके बीच का जो अंतर होता है, इसको क्या बोलते हैं? बजटीय घाटा बोलते हैं। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, और भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 टू 88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को तैयार करने का उल्लेख जो किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 112 में। राज्य सरकारों के बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दिया गया है। राज्य सरकारों का जो बजट पेश करने का है उसका अनुच्छेद 202 में दिया गया है। और भारत में वैट यानी कि अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वैट का संबंध बिक्री कर यानी व्यापार कर से था। लास्ट स्लाइड है, इसको देख लीजिए। वैट जो है मूल्यवर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस है, जो कि 1954 में इसको लागू किया था। वैट का जो है क्या होता है? मूल्यवर्धित कर। अगला है, भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको लगाइएगा। चलिए अगला है, वैट सबसे पहले हरियाणा में तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ, और MOD VAT मोड वैट जो है यह संशोधित मूल्यवर्धित कर इसका फुल फॉर्म हुआ। इसको 1 अप्रैल 2000 को सेनवेट में परिवर्तित किया गया, CENVAT में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद शुल्क कर से संबंधित था। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चलैया समिति का गठन अगस्त 1911 में हुआ था। और राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित हो। राजकोषीय जो नीति होती है, सरकार के द्वारा जो राजस्व की प्राप्ति की जाती है और जो व्यय किया जाता है, उससे संबंधित है, राजकोषीय नीति के नाम से इसको जानते हैं। तो दोस्तों, ये आज के कुछ प्रश्न थे जो कि महत्वपूर्ण थे, और आपके जो है यह विगत कई परीक्षाओं में रेलवे के द्वारा जो संचालित परीक्षाएं हैं उसमें पूछी गई हैं, इसलिए इन प्रश्नों को लिया गया है। यह आपका जो है जो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है उसके अंतर्गत ये आपके काम आ सकता है। तो इन सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा, एक नज़र देख लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और कमेंट जरूर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन हो। इस तरह का जो आपके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो कितना आपके लिए कारगर है, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।